हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5। तो फाइनली दोस्तों आज हम यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। मैंने जितनी भी यूनिट थी कंपाइलर डिज़ाइन में सारी की सारी कंप्लीट कर दी हैं। सो देखो, अब मैं अपने आप कॉलेज की बात बताऊँ ना, तो मेरे कॉलेज को पूरे सेमेस्टर में वो 5 यूनिट नहीं करा पाया और मैंने सिर्फ 4 दिन में ही 5 यूनिट करा दिए हैं। सो मतलब अपने आप पे ही प्राउड हो रहा है। सो 5वीं यूनिट में ना मैंने सारे ये सारे टॉपिक कराए और इन सबके साथ जो भी मेरे PYQs होते हैं ना AK2 के, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर सॉल्व करवा दिए हैं। तो जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक है कोड जनरेशन विच डिज़ाइन इशूज़। सो ये हमारा 2021 में आया था और 22 में आया था, तो मैंने इसको सॉल्व कराया सबसे पहले। फिर बेसिक ब्लॉक के साथ एक न्यूमेरिकल आया था, उसे सॉल्व कराया है। उसके बाद एक DAG में एक न्यूमेरिकल आया था, वो सॉल्व कराया है। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये इनमें से कोई एक टॉपिक को उठा लेता है एग्जाम में और उसे डिफाइन करने के लिए या फिर उस पर शॉर्ट नोट पूछते हैं। तो देखो, ये जो हमारी जो यूनिट है ना, वो इसमें 30% न्यूमेरिकल है और 70% थ्योरी है। तो ये हमारी जो यूनिट है, इसमें जो न्यूमेरिकल है वो भी इजी है और थ्योरी है वो भी इजी है। तो ये स्कोरिंग यूनिट है। जो लोग मुझसे मतलब कमेंट वगैरह में पूछ रहे हैं कि मतलब कितनी यूनिट कर ले तो जिससे मैं आप पास हो जाएं, तो आपको मैं बताऊं तो आप फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, इससे आप आराम से पास हो सकते हो। क्योंकि दूसरी और जो तीसरी यूनिट है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में उसे बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे कुछ टॉपिक, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मेरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का। आप अगर आपको जो भी यूनिट करनी है आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस सारी यूनिट्स के फ्री में, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सो फाइनली फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। सो ये सबसे पहले हमारा जो कोड जनरेशन विद डिज़ाइन इश्यूज, हमारा ये क्वेश्चन आया था 2021 एंड 22 में। ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का था और इसके अंदर हमें एक चीज़ और पूछी थी, लूप ऑप्टिमाइजेशन। सो लूप ऑप्टिमाइजेशन पूछा था किसके साथ? कोड जनरेशन के साथ। सो और एक क्वेश्चन पूछा था कोड जनरेशन विद डिज़ाइन इश्यूज के साथ। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। लूप ऑप्टिमाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट का नाम है वही है कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन हमारा बेसिकली हमारा क्या होता है? लास्ट स्टेप, मतलब कि फाइनल स्टेप होता है कंपाइलर का। सो इट इज द फाइनल फेज ऑफ कंपाइलर। ये हमारा फाइनल फेज होता है कंपाइलर का। जैसा कि आपको पता है 6 फेज होते हैं कंपाइलर के। इट टेक्स द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड। सो ये क्या करता है? इंटरमीडिएशन जो हमारे पास सोर्स कोड होता है ना, उसे लेता है। सो इसके हमारे पास यहाँ तक है ना, हमारे पास यहाँ तक जो हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है वो आता है, ठीक है, फ्रंट एंड पार्ट से। और जो फिर उसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ऑप्टिमाइज मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमाइज जो होता है हमारा ऑप्शनल फेज होता है, कि मतलब अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है कोड की, अदरवाइज वो ऐसे ही रहता है। सो हमें यही कोड मिलता है, इसे ऑप्टिमाइज करके मिलता है तो भी यही कोड मिलता है, ठीक है। उसमें से बस जो कुछ लाइंस होती हैं वो ऑप्टिमाइजर थोड़ा रिड्यूस कर देता है, कुछ जो हमारी अनयूजेबल लाइंस होती हैं जिनको हम वेस्टेज लाइंस कह सकते हैं। सो सोर्स कोड एज अ इनपुट। सो इसमें इनपुट क्या आता है? इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड बाय द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर एज वेल द इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही लिखा हुआ है, किसके साथ? सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन के साथ। सो प्रोड्यूस अ टारगेट कोड, टारगेट प्रोग्राम एज अ आउटपुट। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? टारगेट प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर बस ये लिखा है कि इसके अंदर जो इनपुट आता है वो होता है हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड एज वेल एज इनपुट प्रोड्यूस बाय द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। सो ये हमारा इनपुट ये हो गया और हमारा आउटपुट होता है टारगेट प्रोग्राम। तो आपको कोड जनरेशन अच्छे से समझ आ गया। पहले भी मैंने फर्स्ट यूनिट में कोड जनरेशन फेजेस ऑफ कंपाइलर में समझाया था। ये सेम टू सेम ही है, बस आपको ये डायग्राम और बना देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कोड जनरेशन डिज़ाइन इश्यूज। सो इसके साथ कुछ डिज़ाइन इश्यूज हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये ज़्यादातर आता है पेपर में, तो ये जो हेडिंग है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं आपको समझा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। सो देखो, इसमें ये पहला है हमारा इनपुट टू कोड जनरेटर। इसके अंदर जो इनपुट होता है ना, इनपुट इज इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड विद इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबल टेबल, ठीक है। द कोड जनरेशन फेज नीड कंप्यूट एरर फ्री इंटरमीडिएट कोड फ्रॉम ऑल द सिंथेटिक सिमेंटिक एरर्स एज इन इनपुट रिक्वायर। तो कोड जनरेशन क्या चाहता है अपने पिछले फेज से, कि उसके अंदर जो इनपुट आए वो हमारी सारे के सारे जो एरर हैं उनसे फ्री आए। उसके अंदर ना तो सिंथेटिक एरर हो ना सिमेंटिक एरर हो। सो ये एक इशू है इसका। सो नेक्स्ट है हमारा टारगेट प्रोग्राम। हमारा टारगेट प्रोग्राम क्या होता है कोड जनरेशन का? टारगेट प्रोग्राम होता है हमारा आउटपुट कोड जनरेशन का।
तो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज एज आउटपुट, तो हमारा जो टारगेट कोड होता है वो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज होती है। सो एज एडवांटेज दैट इज कैन बी प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन एंड कैन बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, वो हमारा ऐसा कोड होता है जो फिक्स लोकेशन हमें बताता है कि कितनी हमारे प्रोग्राम की कितनी लोकेशन में वो आ जाएगा मेमोरी के, और वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज एज एन आउटपुट अलाउस, तो ये हमारी रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज होती है। और सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन टू बी कंपाइल्ड सेपरेटली, इसके अंदर जो हमारे सब रूटीन्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर और जो उसके अंदर सब प्रोग्राम्स होते हैं वो सेपरेटली कंपाइल्ड हो सकते हैं। सो ये हो गया हमारा टारगेट प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट, सो आपको है ना ये हेडिंग याद रखनी है, ये हेडिंग जरूरी है, ये आपको ब्लैक पेन से पेपर में लिख कर आनी है, फिर ब्लू पेन से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो आपका जो एग्जामिनर होता है ना ये ब्लैक पेन वाली हेडिंग्स को ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन कैसे होती है? द कोड जनरेटर मस्ट मैप द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम इनटू अ कोड सीक्वेंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द टारगेट मशीन। सो जो हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम आता है वो हमारे कुछ कोड के सीक्वेंस में आता है जो एग्जीक्यूट होता है टारगेट मशीन के द्वारा। तो इफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इज हाई लेवल, अगर हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा हाई लेवल है तो हमारा कोड जनरेटर क्या करेगा, उसे सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन इंस्ट्रक्शन में। सो ये भी हमारा एक मतलब उसका इशू हो गया कि पहले उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसे मशीन इंस्ट्रक्शन में, अगर हाई लेवल में। अगर मशीन इंस्ट्रक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे वैसे ही नेक्स्ट फेज में उसे कंपाइल कर लेगा, ठीक है, सॉरी मतलब उसे एग्जीक्यूट करेगा। सो नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर एलोकेशन। सो हमारा जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर हमारा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो यूज ऑफ रजिस्टर मेक द कंप्यूटेशन फास्टर इट इन कंपेरिजन डेट ऑफ अदर मेमोरीज। सो और मेमोरीज से हमारा जो रजिस्टर होता है वो फास्टर कंप्यूटेशन देता है। बट प्रॉब्लम इज डिसाइडिंग व्हाट वैल्यूज टू होल्ड इन विच रजिस्टर ऑन द टारगेट मशीन डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू होल्ड ऑल वैल्यूज। तो इसके अंदर ये इशू है कि मतलब इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि हमें डिसाइड करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है कि कौन सा रजिस्टर किस वैल्यू को होल्ड करेगा, क्योंकि रजिस्टर हमारे इतने ज़्यादा नहीं होते कि सारी वैल्यूज को होल्ड कर सकें, तो हमें रीयूज भी करने पड़ते हैं रजिस्टर। सो नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑर्डर। सो इवोल्यूशन ऑर्डर क्या है हमारा? The code generator decide the order in which the instruction will be executed. So कोड जनरेटर हमारा डिसाइड करता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ टारगेट कोड। अब जैसा कि कोड जनरेटर हमारा ऑर्डर को डिसाइड करता है, अब जो ऑर्डर है वो हमारा किस पे मतलब इसको भी डिफाइन करता है कि उसकी इफिशिएंसी कैसी होगी कोड की। अगर ऑर्डर हमारा अच्छा है तो इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर ऑर्डर हमारा मतलब कि ब्रेकेबल है यानी कि मतलब कि अच्छे से नहीं दिया कोड जनरेटर ने तो वो हमारी इफिशिएंसी लो कर देगा प्रोग्राम की। सो आपको आई होप ये इश्यूज डिज़ाइन इश्यूज समझ में आ गए होंगे कोड जनरेशन के। सो ये हमारे 10 मार्क्स में आया था। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ब्लॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और ये कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछ लेता है कि डिफाइन बेसिक ब्लॉक एंड सम इसके साथ कोई भी और टॉपिक भी इंक्लूड करके दे देंगे, क्योंकि अकेला तो नहीं आता बेसिक ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। अकेला आएगा तो ये सिर्फ मतलब इसके लिए न्यूमेरिकल ही आएगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, मैं अभी आपको करवा दूंगा। अब बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट इन विच द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर द बिगिनिंग एंड लीव एट द एंड विदाउट ब्रांचिंग और होल्ड। सो इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये हमारा एक सीक्वेंस है कि कंटिन्यू मेमोरी का। इसके अंदर एक हमारे मतलब कंटिन्यूअस ब्लॉक्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा बिगिनिंग से स्टार्ट करता है और इसके बीच में ना तो कोई हॉल्ट स्टेट होती है ना ही कोई ब्रांचिंग होती है, यानी कि अगर हॉल्ट स्टेट या फिर ब्रांचिंग आ जाती है तो ये तुरंत वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग होगी और चलता रहेगा, जैसे हॉल्ट स्टेट या फिर ब्रांचिंग आती है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस ब्लॉक्स होते हैं। देखो ये वाली डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बेसिक ब्लॉक 2 नंबर में आना तो बहुत मतलब बहुत चांसेस हैं 2 नंबर में आ ही सकता है, तो आपको ये डेफिनेशन तो हमेशा याद रखनी है। अब मैं इसका एल्गोरिथम बताऊंगा कि आप कैसे इसका न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम टू कन्वर्ट 3 एड्रेस कोड टू बेसिक ब्लॉक। अब हमें ना 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो उसका एल्गोरिथम क्या होता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पता है, डिटरमाइन द लीडर फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड। हमारे पास जैसे कोई 3 एड्रेस कोड है तो हमें उसका एक लीडर फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम उसे फाइंड कैसे करेंगे, उसके हमारे 3 स्टेप हैं, यही 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो। तो देखो, एक हमारा लीडर वो होगा
जो हमारा 3 एड्रेस कोड का पहला स्टेटमेंट होगा एक तो हमारा वो लीडर होगा। तो देखो अभी है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करके। मैंने वैसे नीचे ये सॉल्व कर रखा है, पर एक बार मैं करके बता दूंगा तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 3 एड्रेस कोड है ये। बस 1 मिनट मैं इसे जल्दी से लिख लूँ। हमारे पास जैसे ये 3 एड्रेस कोड है, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर ना हमारी जो पहली स्टेटमेंट होगी वो तो हमारी लीडर होगी, ठीक है। अब हमने पहली जो हमारी स्टेटमेंट थी उसे हमने लीडर मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा होगा, दूसरा अभी बताता हूँ मैं आपको। टारगेट स्टेटमेंट ऑफ अनकंडीशनल एंड कंडीशनल गोटो इज अ लीडर। सो देखो जो टारगेट स्टेटमेंट होगा अनकंडीशनल या फिर कंडीशनल गोटो का, सो गोटू का मतलब जो अनकंडीशनल या कंडीशनल टारगेट होगा वो भी हमारा लीडर होगा। गोटू लीडर नहीं होगा, मतलब कि उसका जो टारगेट स्टेटमेंट होगा वो हमारा लीडर होगा। बस इसमें यही है कि लीडर अगर आपने अच्छे से फाइंड कर लिए तो आप आराम से ये वाला न्यूमेरिकल कर लोगे। देखो अब हमारे पास देखो ये गोटो स्टेटमेंट है, इसके सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर जो हमारा गोटो है वो कहाँ पर जा रहा है? गोटो हमारा जा रहा है 3 पर। तो हमारा जो 3 है वो हमारा एक लीडर होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब जो हमारा गोटू है वो जिस पे जा रहा है वो हमारा लीडर होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे वो जो लास्ट वाला गोटू है वो कहाँ पे जा रहा है? वो हमारा 2 पे जा रहा है, तो हमारा 2 भी लीडर होगा। तो आपको समझ में आ गया? पहले लीडर तो हमारा जो 3 एड्रेस कोड का जो पहला स्टेटमेंट होगा वो तो लीडर होगा ही, और जो गो टू स्टेटमेंट का टारगेट स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा लीडर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमारा 3 होगा, यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अनकंडीशनली और कंडीशनल गो टू इज अ लीडर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशनल और कंडीशनल हमारे पास एक गो टू स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका जो इमीडिएटली फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा यानी कि इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो भी एक हमारा लीडर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये लीडर है, ठीक है। अब इसके बाद वाला भी अगर कोई स्टेटमेंट होता तो वो भी लीडर होता, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे हम इसे मार्क नहीं करेंगे। तो आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा होता है जो हमारा 3 एड्रेस कोड का जो पहला स्टेटमेंट होता है वो हमारा एक लीडर होता है, और जो हमारा गो टू स्टेटमेंट का टारगेट स्टेटमेंट होता है वो हमारा लीडर होता है, और जो हमारा ये जो कंडीशनल गो टू या अनकंडीशनल के जो इमीडिएटली फॉलोइंग स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे लीडर होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम बेसिक ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करेंगे लीडर के हिसाब से। अब देखो द बेसिक ब्लॉक स्टार्ट एट द 1 लीडर एंड एंड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर। ये हमारा एक लीडर से शुरू होगा और दूसरे लीडर से जस्ट बिफोर खत्म होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है वैसे। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला लीडर था, तो अब वीडियो में आना चाहिए। तो देखो ये हमारा पहला लीडर है i = 0 एंड i = 0। तो देखो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा लीडर 3 है और इससे पहले यानी कि 3 भी हमारा एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? और नेक्स्ट हमारा क्या है? 2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है L4 तक। तो L4 से जो पहले वाला होगा वहाँ तक हमारा एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। आपको इसके अंदर ये सारी की सारी स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा L4 से लेकर जो L5 था हमारा, मतलब वो अब है नहीं तो लास्ट स्टेटमेंट आप ले लेंगे और ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। तो हमारा ये होता है ये ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक ये होते हैं हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लो ग्राफ। तो ये दोनों मतलब कनेक्टेड हैं, दोनों साथ में आते हैं। फ्लो ग्राफ क्या होता है? अब फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ हुज नोड्स आर बेसिक ब्लॉक्स एंड एजेस आर यूज्ड टू एड द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। अब देखो ये हमारे पास जो ब्लॉक बना था, अगर हम इसका पाथ हम फ्लो ग्राफ से हम इसमें दे सकते हैं। ये हमारा एक डायरेक्टेड बस हमारी लाइंस होती हैं। जैसे हम इसमें क्या है, इसमें कोई जंप नहीं है। तो देखो आई और ये जे इसके बाद ही है ना, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट हो गया एरो के साथ, ठीक है, जिसमें जा रहा है। अब हमारा ये है, इसमें भी हमारी कोई जंप नहीं है तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा गो टू 3 है, तो गो टू 3 यहाँ पर आ रहा है ना, तो गो टू 3 हम क्या करेंगे? इसे ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे 3 पर,
ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये अगर गो टू 3 कंडीशनल हमारी ट्रू होती है जब ही गो टू चलेगा, वरना इसके बाद चलेगा, तो हम इसके बाद वाला भी कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा गो टू 2 है तो ये 2 वाला चलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से कनेक्ट कर देंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। और अगर 2 नहीं चलता तो ये आगे कोड खत्म हो जाएगा। बस यही है फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ में क्या होता है, हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है उसकी हमें बस डायरेक्शन देनी होती है कि वो उसका फ्लो जो होगा वो कैसे रहेगा, ठीक है। अब आता है हमारा लूप्स इन फ्लो ग्राफ। Loops in a collection of nodes in a flow graph such that there is a path from any node to any other node within that loop. So there is always one path from a node outside the loop to the node inside the loop. So देखो इसका बेसिकली डिफाइन तो मैंने आपको ये पढ़ के बता दिया। बस इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लूप होगा ना वो एक पाथ से दूसरे पाथ पे जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे एक साइकिल बन रही होगी बेसिकली। यहाँ से अगर एक साइकिल बन रही है तो देखो ये हमारी है ना, आप ऐसे देखो ये हमारी एक साइकिल है, ये हमारी एक साइकिल बन रही है, तो एक लूप तो ये हो गया। अब ये वाली साइकिल देखो, एक साइकिल हमारी ये वाली बन रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं डॉटेड से तो एक साइकिल तो हमारी ये हो गई और एक साइकिल हमारी ये हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 2 लूप हैं। तो बस हमें अगर लूप आइडेंटिफाई करने हैं तो इसके अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज वन पाथ फ्रॉम अ नोड आउटसाइड द लूप एंड टू द इनसाइड द लूप। तो देखो यहाँ से हमारा एक पाथ है और आउटसाइड द लूप से हमारे पास इसमें भी एक पाथ है। अब यहाँ से हमारे पास एक पाथ है, इससे भी एक पाथ है। तो बस यही बता रहा है लूप्स में। लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है ना उसके अंदर हमें 3 एड्रेस कोड दिया होता है और उसके अंदर हमें फ्लो ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक ब्लॉक्स बनाने होते हैं, फिर इसके जो फ्लो है वो डिसाइड करना होता है। और कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, तो इसके अंदर हमारे लूप्स कितने, 2 लूप हैं। तो बस यही न्यूमेरिकल आता है। अभी जो हमारा ये जो न्यूमेरिकल है 2020 और 21 में आया था। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तो हमें बेसिकली ये पूछा है कि ये हमें फंक्शन दिया है और इसका हमें ये फ्लो ग्राफ जनरेट करना है, ठीक है। तो फ्लो ग्राफ हमारा जो होता है वो 3 एड्रेस कोड का ही जनरेट होता है। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को आपको 3 एड्रेस कोड में जनरेट करना पड़ेगा। देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कंपाइलर डिजाइन के अंदर जो मैंने मोस्ट ऑफ द यूनिट देखी है उसके अंदर 3 एड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा काम है। तो आपको 3 एड्रेस कोड ना अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब जैसे कि इसका आपको 3 एड्रेस कोड लिखना है तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, बस कंडीशनल को उल्टा कर देते हैं और वाइल लूप की तरह ही हम जो इसका जो कंडीशन वो होती है 3 एड्रेस कोड लिखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से 3 एड्रेस कोड लिख रखा है। अब मैं आपको 3 एड्रेस कोड तो पूरा समझाऊंगा, पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है इसमें सबसे पहले क्या है, f इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने 3 एड्रेस कोड में क्या कह दिया, f इज इक्वल टू 1। देन हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है फॉर लूप का, i इज इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पे दे दिया i इज इक्वल टू 2। देन हमारी ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को बस हमें फ्लिप करना है कि मतलब ये जो हमारी कंडीशन है इसकी नेक्स्ट मतलब कि इसके अपोजिट कंडीशन क्या होगी। सो i इज लेस देन n, सो i इज लेस देन n। तो या तो ये हमारा ट्रू होगा जब चलेगा। अगर ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स जब होगा जब हमारा i जो है वो बड़ा हो जाएगा n से, ठीक है। i जब हमारा बड़ा हो जाएगा n से तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमें यही कंडीशन बस लिखनी है। सो इफ i इज ग्रेटर देन x, सो सॉरी यहाँ पे बस x की जगह n आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा i हमारा बड़ा हो जाता है n से तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन चल जाएगी। पहले गोटो करके आपको छोड़ देना है जैसे मैं आपको पहले बताया था, और यहाँ पे डैश डैश छोड़ देना। अभी तो हमें पता है 9 स्टेटमेंट पे हमारी कॉलिंग प्रोग्राम जो हमारा जो फंक्शन जो प्रोग्राम इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद क्या चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ट्रू वाली कंडीशन क्या है इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखो इसमें ना ट्रू कंडीशन मतलब कि ये क्या है कि f इज इक्वल टू f इंटू आई। तो हमारे यहाँ पे 2 वो हैं ऑपरेंट, तो हम इसे एक पहले टेम्परेचर में डालेंगे। तो t1 इज इक्वल टू f इंटू आई, फिर ये t1 को हम f को इनिशियलाइज कर देंगे जैसा कि यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम जैसे इंक्रीमेंट करते हैं फॉर लूप के अंदर उसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले t इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखेंगे, फिर i इज इक्वल टू t2 कर देंगे, फिर हम गो टू कर देंगे 3 पर, यानी कि वापस लूप पर, ठीक है। यहाँ पे जब भी तो चलता रहेगा, जैसी कंडीशनल फॉल्स आएगी 9 पे आ जाएगा। तो आपको 3 एड्रेस कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके जो हमारे बेसिक ब्लॉक हैं वो कैसे ढूंढेंगे। तो बेसिक ब्लॉक की हमारी बेसिकली 3 ही कंडीशन है। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे एक लीडर बना दो, ठीक है। लीडर डिफाइन करने हमारे अंदर इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमने उसको लीडर बना दिया। फिर देखो जो गो टू स्टेटमेंट है उसका जो टारगेट गया उसे लीडर बना दो।
अब देखो ये हमारा गो टू स्टेटमेंट है, इसका जो टारगेट क्या है 9, तो हमने 9 को 1 लीटर बना दिया। ठीक है, ये हमने 9 को लीटर बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारी कंडीशनल है उसके जस्ट जो बात फॉलो कर रही है उसे बना दो 1 लीटर, तो हमने इसको लीटर बना दिया। अब हमारे पास एक और गो टू स्टेटमेंट है 3, तो हमें 3 को भी लीटर बनाना है, तो 3 को भी हमने लीटर बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें ब्लॉक डिसाइड करने हैं। एक हमारा लीडर ये हो गया, 1 लीटर ये हो गया, 1 लीटर ये हो गया और 1 लीटर ये हो गया। तो देखो हमारे इसमें बेसिकली 4 ब्लॉक बन रहे हैं। एक तो हमारा 1 से लेकर 2 से पहले यानी कि 2 तक बनेगा, और ये 3 से पहले यानी कि 2 तक बनेगा, और एक हमारा 3 वाला ब्लॉक बनेगा क्योंकि इसके नीचे भी लीडर है, और 3 से लेकर हमारा 8 तक एक लूप बनेगा, और एक हमारा 9 वाला बनेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे ब्लॉक बन गए, सॉरी ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली इन चारों ब्लॉक को है ना ऐसे नंबरिंग दे देनी है, पहले डिफाइन करके। देखो यहाँ पे नंबरिंग दो तो B1, B2, B3 एंड B4 ऐसे नंबर ही दे देनी है। ठीक है, अब ये नंबरिंग को है ना हमें बस फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो इसका एग्जीक्यूशन देखो, ये हमारे 2 ब्लॉक हैं, इन दोनों के बीच में कोई जंप है नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे लीनियरली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने ये कनेक्ट कर दिए। अब देखो इसके बाद हमारी डायरेक्ट जंप कहाँ पे, 9 पे, गो टू 9। तो क्या करना है, 9 हमारा कौन सा है, 4th वाला ब्लॉक है, तो इसे बस यहाँ पे 9 से कनेक्ट कर देना है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो 9 पे हो गया। अगर ये 9 वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, हम नीचे चलेंगे। ठीक है, अगर ट्रू हो जाती है तभी तो यहाँ पे जाना है, पर अगर फॉल्स हो गई तो हम नीचे जाएंगे, तो नीचे के बस हमारा लीनियरली नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, ये बेसिक ब्लॉक हमारा पूरा ये वाला कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी एक और कंडीशन है 3 से हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा गो टू पे करना है 3 पर, तो 3 हमारा कौन सा ब्लॉक है, दूसरा वाला ब्लॉक है, तो हमने 3 पर कर दिया। और इसके बाद कोई भी हमारे नीचे जाने की स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा है फ्लो ग्राफ। अब इसके अंदर आपको अगर लूप देखने हैं तो देखो ये लूप हमारा ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा जो लूप है ये वाला ही लूप है। ठीक है, एक हमारा लूप है बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ये बस 10 नंबर में यही आपको करना होता है। बस अगर आपने 3 एड्रेस कोड सही से लिख लिया, ब्लॉक बनाना बहुत ईजी है, और उससे ज़्यादा ईजी है फ्लो ग्राफ बनाना। ठीक है, सबसे मेन बात क्या है, मेरे को देखो यही बात लग रही है इसके अंदर कि 3 एड्रेस कोड अगर गलती हो गई तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। 3 एड्रेस कोड पे मेन फोकस करना है। सबका 3 एड्रेस कोड एक बार बना के देख लो, वाइल लूप का, फोर लूप का और कंडीशनल्स का। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक। तो देखो पिछले 3 साल में तो ये आया नहीं है, लेकिन मैंने देखा था 2016 और 17 में आया है, तो मतलब जरूरी नहीं है ये पेपर में आए, लेकिन एक बार देख लो क्योंकि आ भी सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मतलब ऑप्टिमाइजेशन करने के हमारे दो टाइप्स हैं बेसिक ब्लॉक को। एक है हमारा स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक है हमारा अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या क्या करते हैं, एक तो होता है हमारा डेड कोड एलिमिनेशन। एक हम क्या करते हैं, डेड कोड को हम एलिमिनेट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर से। अब हमारे डेड कोड क्या होते हैं, अब जैसे कि आपने डिफाइन किया इंट i इज इक्वल टू 2, ठीक है, और आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ i इज ग्रेटर देन 2, तो हमारा ये वाला कोड चलाओ। ठीक है, अब हमने आगे कोड लिख दिया। अब देखो ये वाली कंडीशन क्या कभी चलेगी, क्योंकि 2 तो यहाँ पे हमारा 2 है ना, i तो हमारा 2 है ना यहाँ पर। इसके बाद भी अगर आप इसे इंक्रीज कर दोगे तो क्या हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी, नहीं चलेगी। सो देखो ये हमारा डेड कोड है, ये कभी चलने ही नहीं वाला, तो हमें इसे एलिमिनेट करना है अपने कोड में। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ये करता है। अब कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेटेड, अब जो हमारी कॉमन एक्सप्रेशंस होंगी ना उसे ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है a प्लस बी देन प्लस a प्लस बी प्लस सी। सो देखो अब हम a प्लस बी जो है इसे एक टेम्प में डाल सकते हैं और टेम्प को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमारी ये जो कॉमन है इन्हें ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीनेमिंग द टेम्परेरी वेरिएबल। जो हमारे टेम्परेरी वेरिएबल होंगे उन्हें रीनेम करेगा, मतलब कि जैसे कि हमारे ये जो टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं इन्हें ये बस रीनेम कर देगा, जो भी हमारे नेम्स होंगे उन्हें चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट स्टेटमेंट। जो भी हमारी 2 एग्जिस्टेंट स्टेटमेंट होगी 2 उन्हें इंटरचेंज भी कर देगा, यानी कि मतलब दोनों अगर एक के बाद एक कंप्यूट होनी है तो वो एक में उसे कन्वर्ट करके उसे एक साथ
में कर देगा, जिससे हमारी जो स्पेस है वो कम यूज होगी। तो ये हमारे 4 पॉइंट है, ये आपको हेडिंग याद करनी है, बस ये अगर आ गया तो आप हेडिंग से ही बता दोगे और उसे एक एक एग्जांपल दे देना बस, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रिजर्विंग, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। अब है हमारा एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमारे तीनों बहुत आगे भी काम आएंगे, तो अच्छे से समझना, मैं आपको समझाता हूं। तो पहला है हमारा कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट को फोल्ड कैसे करते हैं, देखो अगर हमारा कोड आ गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस वाई, तो देखो इसके अंदर हमारे दो कांस्टेंट है 2 और 3, ये तो हम पहले से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये हमारा कांस्टेंट फोल्डिंग हम कैसे कर देंगे, इसे x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट फोल्डिंग होता है, बस हमें जो कांस्टेंट है उसे पहले से सॉल्व करने हैं। फिर हमारा कॉपी प्रोपेगेशन, तो ये क्या होता है कि बस हमारा ये जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, x इज इक्वल टू वाई है और हमारा z इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है, ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू वाई है और हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई हमें देना ही क्यों है, हम डायरेक्ट y को भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो हमारी ये जो 2 लाइन का कोड है सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो गई। एक है हमारा स्ट्रेंथ रिडक्शन। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उसे थोड़ा रिड्यूस करते हैं। अब जैसे कि हमें ये दे रखा है x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो ये हमारा थोड़ा कॉस्टली होता है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको 2 बार y को भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अगर y का तो y प्लस वाई तो होगा ये आंसर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। सो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो आपको बस क्या करना है, ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। और जो मैंने एग्जांपल बताए और एक्सप्लेनेशन बताया वो याद रखना है। तो आप अगर ये पॉइंट ब्लैक पेन से लिखना और एक एग्जांपल दे देना, तो ये आराम से आपको फुल नंबर मिल जाएंगे इस टॉपिक के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक अगर आता है तो, ठीक है। तो देखेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जब अभी आगे इसके और टॉपिक देखेंगे ना, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन से हम जब यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें आगे बिल्डअप मिलेगा। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो पहला टॉपिक था हमारा डिज़ाइन इशूज़, उसके साथ भी हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन को पूछा गया था। तो आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से पता चल जाएगा क्या होता है। ये बेसिकली हमारा जो लास्ट सेकंड फेज होता है, ये हमारा होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज इज अ फेज आफ्टर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर फेज के बाद ये वाला फेज आता है, विच ट्राइज टू इंप्रूव द इंटरमीडिएट कोड आफ्टर बाय मेकिंग इट। सो देखो फास्टर बाय मेकिंग इट। तो ये क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन ट्राई करता है कि ये कोड को थोड़ा इंप्रूव करे, जो हमारा इंटरमीडिएट कोड आया उसे थोड़ा इंप्रूव कर दे। कुछ हमारी जो अनयूजेबल लाइन है जिनको हम रिड्यूस करके भी कोड को सही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे वो रिड्यूस करेगा। और कुछ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को ये रिड्यूस कर देता है और क्या करता है, ये कोड को थोड़ा फास्ट कर देता है। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा मशीन डिपेंडेंट, एक होता है हमारा मशीन इंडिपेंडेंट। सो हमें अच्छे से क्या पढ़ना है, मशीन इंडिपेंडेंट पढ़ना है। मशीन डिपेंडेंट भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आपकी हेल्प करेगा। तो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इट इज डन आफ्टर द टारगेट कोड। अब जब हमारा टारगेट कोड जनरेट हो जाता है, ये उसके बाद हमारा यूज होता है। व्हेन द कोड इज ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन आर्किटेक्चर, सो इट इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट। अगर हमारा जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारा टारगेट कोड के बाद होता है, तो हमारा वो होता है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारी मशीन है जिसके अंदर टारगेट में, जो हमारी मशीन है जिसके अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करता है, मतलब उसके हिसाब से वो कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो कोड जनरेट होगा ये हमारा मशीन इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी मशीन से कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब इसमें कोई हार्डवेयर यूज नहीं होगा। Attempt to improve the intermediate code to get better target code as output. So this output can be performed on any machines independently. So मैंने आपको जैसा बता दिया, it does not involve hardware। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले से ही समझा दिए, ठीक है। सो मशीन इंडिपेंडेंट कोड जैसा कि मैंने आपको बताया था, अच्छे से हमें पढ़ना है। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फंक्शन प्रिजर्विंग और नेक्स्ट होता है लूप ऑप्टिमाइजेशन। सो ये बहुत हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब ये टॉपिक है, ये हमारा पिछले 2 साल में पूछा गया है और पिछले साल में भी काफ़ी पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पिछले 3 साल के डेटा बता रहा हूँ कि मतलब इसमें ये पिछले 2 साल से पूछा गया है। सो नेक्स्ट है हमारा ये जो फंक्शन प्रिजर्विंग, पहले हम इसे पढ़ेंगे और ये क्योंकि अगर आ जाता है, टॉपिक तो है ही है ना, अगर आपको समझ लो इसे, अगर आ जाता है तो लिख देना, अगर नहीं आया तो मतलब हेल्प ही करेगा। सो फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके अंदर
अंदर हमारे बस ये 4 होते हैं, ये हेडिंग, और मैंने आपको पहले से भी समझा रखी है। कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करता है, जो भी हमारी मतलब सेम एक्सप्रेशन होगा उसे एलिमिनेट, नो सेम एक्सप्रेशन, यानी कि वो जो भी सेम एक्सप्रेशन होगी उसे डिलीट कर देगा। कॉपी प्रोपोगेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, x इक्वल टू वाई है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो ये क्या करेगा, y को डायरेक्टली यूज कर लेगा, ये होता है हमारा कॉपी प्रोपोगेशन। तो फिर है हमारा डेट कोड एलिमिनेशन, जो हमारे डेट कोड होते हैं उसे वो एलिमिनेट करता है, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग मैंने आपको बता दी कि मतलब जो भी कांस्टेंट है उसे पहले से सॉल्व करके रख लेंगे। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं, आपको लिख कर आने, अगर फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है तो। अगर आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन कोड को समझाओ, तो आपको ये दोनों समझा के आने पड़ेंगे। तो फंक्शन प्रिजर्विंग के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, तो ये आपके 4 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझा के आने, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्जीक्यूशन स्पीड एंड रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन विथ लूप्स। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना मशीन जो कोड के अंदर, वो जो कोड है वो लूप के अंदर ही चल रहा होता है। जैसे कि हमें सेम स्टेटमेंट होती हैं या फिर जो भी सेम हमारे एग्जीक्यूशंस होते हैं वो हम लूप के अंदर डाल देते हैं, तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो लूप के अंदर कोड चल रहा होता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करेगा और हमारे जो टाइम है एग्जीक्यूशन का उसे डिक्रीज करेगा लूप के साथ। सो बिकॉज मोस्ट एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज स्पेंड ऑन लूप, मैंने बता दिया आपको। इन ऑर्डर टू अप्लाई लूप ऑप्टिमाइजेशन वी फर्स्ट नीड टू डिटेक्ट द लूप यूजिंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले जब कंट्रोल फ्लो ग्राफ में ही आपको बताया था कि आप हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ से ये पता चल जाता है कि लूप कहाँ पर है ना। अब हमें लूप पता चल गया, तो सबसे पहले अगर हमें लूप ऑप्टिमाइजेशन लगाना है तो पहले हमें लूप को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि लूप कहाँ पर है। तो हमें लूप कैसे पता चलता है, फ्लो ग्राफ से पता चलता है। आ साइकिल इन अ फ्लो ग्राफ, अगर साइकिल आ जाती है फ्लो ग्राफ में तो हमारा लूप होता है। तो ये पॉइंट आपको लिख कर आने, अगर लूप ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, तो आपको ये लूप ऑप्टिमाइजेशन के लिए बता दिया मैंने आपको सारा डेटा। अब हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो हमारी टोटल 5 टेक्निक्स होती हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन की। हम सबको एक एक करके समझेंगे, बहुत इजी टेक्निक्स है, मैं आपको एकदम आराम से समझा दूंगा। तो देखो, पहला होता है हमारा कोड मोशन। कोड मोशन क्या होता है, इसे हम लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन भी पूछ लेते हैं। ये जो हमारी टेक्निक्स है ना, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, राइट शॉर्ट नोट अबाउट कोड मोशन एंड लूप अनरोलिंग, इन दोनों के बारे में पूछ लिया, कभी इन तीनों के बारे में पूछ लिया, ऐसे पूछ सकता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। कोड मोशन क्या होता है, बेसिकली कोड मोशन समटाइम्स वी get statement in a loop that are not changing for the every iteration of the loop. This statement are loop invariant. तो देखो कभी कभी हमारा जो लूप होते हैं, आपने जैसे लूप पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग में, तो देखो हमारे जो लूप होते हैं ना, जैसे कि अब हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर हमें चेक करना है i is greater than equal to m माइनस जे। कभी आपने ये डाल दिया लूप के अंदर, ठीक है, तो ये क्या बार बार हमारा चेंज हो रहा है लूप के अंदर, नहीं हो रहा। अब हम इस वाले कोड को लूप के बाहर भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया n इज इक्वल टू m माइनस जे, और इसकी जगह पर हमने ऐसे लिख दिया वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो यही होता है हमारा कोड मोशन। जो भी हमारे अनचेंजेबल चीज़ें होती हैं जो हमारी लूप के अंदर, उसे हम बाहर लिख सकते हैं, वो हमारा कोड मोशन होता है। तो यही मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, मैक्स माइनस 1 है, ये क्या बार बार चेंज हो रहा, नहीं हो रहा, तो हम इसे बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा लूप अनरोलिंग। तो लूप अनरोलिंग क्या होता है, इफ अ लूप डूइंग सम ऑपरेशन फॉर एवरी इटरेशन, इफ मींस वी कैन परफॉर्म दैट सम ऑपरेशन इनसाइड द लूप मोर देन वंस, इट इज कॉल्ड लूप अनरोलिंग। तो इससे आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं आपको अब एग्जांपल समझाता हूँ ना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक लूप है ये वाला, जैसे कि हमारे पास ये वाइल लूप है, जो कि i इज लेस देन 10 और x इज i इक्वल टू 0 i प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये वाला जो लूप है हमारा 10 बार चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने i की वैल्यू जैसे 0 दे रखी है। तो ये हमारा कब तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि ये लूप जो है हमारा 10 बार चल रहा होगा। लेकिन इसके अंदर हमारा एक ही काम हो रहा है कि x की जो वैल्यू i है वो हमें 0 के इक्वल रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसी लूप को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएं। इसमें कंडीशन तो हम सेम लिखें, i इज लेस देन 10, लेकिन x i इज इक्वल टू लिख दें 0 और i प्लस प्लस कर दें पहले, और फिर x i इक्वल टू 0 लिख दें,
और i प्लस प्लस कर दें, तो ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा, सिर्फ 5 बार, क्योंकि ये जो 10 स्टेटमेंट की ये हमारी 5 बार में ही कंप्लीट हो गई। ये होता है हमारा लूप अनरोलिंग। तो आपको एग्जांपल से याद रखना है, एग्जांपल से बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताता जा रहा हूँ इसीलिए। सो नेक्स्ट है हमारा लूप जैमिंग। ये हमारा काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा अगर पेपर में देखा गया है, मतलब पिछले अगर 3 साल की देखूँ तो मैं 2 साल आया है ये शॉर्ट नोट लिखने, और शायद एक बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया था। तो लूप जैमिंग बहुत ईजी है। अगर हमारे कंबाइनिंग 2 और मोर लूप्स इन अ सिंगल लूप, अगर हमारे एक लूप के अंदर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा लूप बन रहे हैं और वो सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अब जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हमारे पास 2 लूप हैं, एक तो लूप ये है और एक लूप ये है। तो इसके अंदर हमारा जो वो ऑपरेशन हो रहा है वो सेम परफॉर्म हो रहा है, जैसे a इज इक्वल टू आई प्लस वन एंड b इज इक्वल टू आई प्लस वन, और कंडीशन वगैरह भी सब कुछ सेम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इसको क्या एक लूप में नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने ये लूप को एक लूप में लिख दिया, इन दोनों लूप को। तो यही होता है हमारा लूप जैमिंग। लूप जैमिंग मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बस कंबाइन करना होता है हमें, लूप जैमिंग। ठीक है, जो हमारा जाम लगा हुआ है ना लूपों का, उसे हमें सॉल्व करना है। मतलब कि अगर ज़्यादा हो गए लूप तो हमें उसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बस एग्जांपल याद रखना, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसे रिड्यूस करते हैं कैसे, जैसे कि हमारा एग्जांपल देखो, मैं आपको ये पहले पढ़ के बता देता हूँ। इट सजेस्ट रिप्लेसिंग अ कॉस्टली ऑपरेशन विथ अ चीपर एंड लाइक मल्टीप्लीकेशन। सो देखो, हम जो कॉस्टली ऑपरेशन होते हैं उसे चीपर के साथ हम उसे चेंज कर देते हैं। तो देखो हमारे जैसे 2 इंटू वाई है, तो ये y हमारा 2 ही बार तो लिखना, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा चीपर होता है, ये हमारा कॉस्टलियर होता है, तो बस हमें इसे चेंज करना होता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे हमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, प्रोग्राम किससे कि ज़्यादा वो इफिशियंसी से एग्जीक्यूट हो सके। तो नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार 2 नंबर में पूछा गया है, जैसे कि लूप जैमिंग पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट के आगे डॉट लगाना है, ये डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एवरी इटरेशन इज कॉल्ड इंडक्शन वेरिएबल। सो हमारा जो लूप्स के अंदर आई होता है वो हमारा क्या होता है, इंडक्शन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा लूप के अंदर हर इटरेशन पे सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, इंडक्शन वेरिएबल। समझ में आ गया होगा आपको। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल कैन रिड्यूस द रन टाइम परफॉर्मेंस एंड कोड स्पेस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेम टाइम होती है ना, उसे हम किसी टेम्प के साथ चेंज करेंगे वेरिएबल को, इंडक्शन वेरिएबल को। आपको बस इसे थ्योरी में लिख कर आना है। एंड आई वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेरी वेरिएबल। अगर आई वैल्यू किसी टेम्परेरी वेरिएबल पर डिपेंड करी है, सो वी कैन चेंज आई विथ टी। तो हम आई को टी के साथ चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। सो देखो, ये हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब पार्ट नहीं है, ये हमारा अलग है। ये हमारा जो है 10 नंबर के एक क्वेश्चन के अंदर एक मतलब पार्ट आया था, जैसे कि 2 पार्ट आते हैं ना, उसमें एक पार्ट आया था कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन को हमें डिफाइन करना था। तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन हमारा, एक तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है जो हमारा इंडिपेंडेंट मशीन के लिए होता है, और ये हमारा होता है डिपेंडेंट मशीन के लिए। डिपेंडेंट मशीन यानी कि मतलब कि टारगेट कोड के बाद ऑप्टिमाइज करना होता है कोड को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेस होता है वो हमारा ऑप्शनल फेस होता है। ठीक है, अगर हम उसे यूज नहीं करते या यूज करते हैं, अगर यूज करते हैं तो पहले ही ऑप्टिमाइज करके देगा कोड को, लेकिन अगर यूज नहीं करते हैं और हमें टारगेट कोड को हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पिप होल। तो अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। पिप होल ऑप्टिमाइजेशन इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ टारगेट कोड। तो हमारी ये किसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, टारगेट कोड की, बाय सिलेक्टिंग अ स्मॉल सेट ऑफ टारगेट इंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसिंग इट इंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसिंग दिस इंस्ट्रक्शन बाय द शॉर्टर और फास्टर कोड। तो ये क्या करेगा, बस इंस्ट्रक्शन को हमारी रिप्लेस करता रहेगा शॉर्टर कोड के साथ। तो इंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसिंग, तो ये हमारा 2 बार लिख दिया है गलती से, सॉरी, इसे मैं काट देता हूं, रिप्लेशन यहाँ तक। ठीक है, तो टारगेट इंस्ट्रक्शन
एंड रिप्लेसिंग दिस इंस्ट्रक्शन बाय शॉर्टर और फास्टर कोड। तो हमारा ये क्या होता है, टारगेट कोड में से छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को लेता है और फिर उन्हें थोड़ा ऑप्टिमाइज करता है और उसे फास्ट और इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो हमारा अब है लास्ट टॉपिक जो कि है डैग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हो आप। ये हमारा पिछले साल के पेपर में, उससे पिछले साल के और उससे पिछले साल के, पिछले 3 सालों में ये आया है लगातार। तो इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये भी बहुत, मैं इजीली आपको समझा देता हूँ क्या होता है डैग। डैग होता है हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। अब देखो ये है ना बिल्कुल सिंटैक्स ट्री की तरह ही होता है, बस इसके अंदर है ना हमारा जो रिपीटली प्रोग्राम होता है वो हमारा सिंटैक्स ट्री उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन ये उसे आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, जो हमारे रिपीटली जो हमारे प्रोग्राम हो रहे होते हैं उन्हें। तो देखो अ डैग इज अ डायरेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन नो साइकिल। इसके अंदर कोई भी हमारी साइकिल नहीं होती। ठीक है, अ डैग इज यूज टू ऑप्टिमाइज बेसिक ब्लॉक। हमारा जो बेसिक ब्लॉक होता है उसे ये ऑप्टिमाइज करने के लिए भी यूज होता है। अ डैग इज यूज टू एलिमिनेट कॉमन सब एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी हमारी कॉमन सब एक्सप्रेशन होती है उसे ये एलिमिनेट करने के लिए भी यूज होता है। डैग स्पेसिफाई हाउ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय ईच स्टेटमेंट। डैग हमें स्पेसिफाई करता है कि हमारी ईच स्टेटमेंट कैसे कंप्यूट होगी। ठीक है, अब ब्लॉक के अंदर अब टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बेसिक ब्लॉक अ डैग इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड। तो देखो हमारा जो डैग है वो किससे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, 3 एड्रेस कोड से ही हमारा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो जब भी हमें डैग कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया होता है ना पेपर में, तो हमें 3 एड्रेस कोड नहीं दिया होता, डायरेक्ट हमें या तो हमें व्हाइल लूप का कोई प्रोग्राम दे दिया या फिर हमें कंडीशनल का कोई प्रोग्राम दे दिया, फिर हमें उसका पहले 3 एड्रेस कोड जनरेट करना पड़ेगा और फिर हमें डैग बनाना है। उसका डैग बनाना काफी ईजी होता है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको 3 एड्रेस कोड अच्छे से बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारी ये एल्गोरिथम है कंस्ट्रक्ट करने की डैग। ये भी हमारी पूछी जाती है काफी टाइम्स, तो ये देख लो ये एक बार। तो देखो एल्गोरिथम क्या है, इसके अंदर पहले के अंदर 2 स्टेप है, नेक्स्ट हमारे 2 स्टेप और है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा जो है, इन अ डैग लीफ नोड्स रिप्रेजेंट इन आइडेंटिफायर नेम्स और कांस्टेंट। तो देखो बिल्कुल सेम सिंटैक्स ट्री की तरह ही है। जो हमारा लीफ नोड यानी कि जो बिल्कुल लास्ट वाले नोड्स होते हैं वो या तो आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे या फिर नेम्स को या फिर कांस्टेंट्स को, और जो इंटीरियर होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑपरेटर को। तो बिल्कुल सेम किसकी तरह हो गया, ये हमारा सिंटैक्स ट्री की तरह हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग है। Second step, while constructing the DAG, a check is made to find if there is a existing node with the same children. A new node is created only when such a node does not exist. हमारा न्यू नोड जब ही बनेगा जब हमारा जो पहले से वो नोड एग्जिस्ट ना करता हो। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो नोड नहीं बनेगा। ठीक है, इट हेल्प टू डिटेक्ट कॉमन सब एक्सप्रेशन। ये हमारा किस में हेल्प करता है, कॉमन सब एक्सप्रेशन में डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। द असाइनमेंट ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू वाई मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड। ये हमारा जब तक परफॉर्म नहीं होगा, वो जब तक हमारा मस्ट ना हो, बिल्कुल जरूरी ना हो, जब तक ये वाला ऑपरेटर हमारा असाइनमेंट परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम। बस आपको क्या करना है, एक बार ये एल्गोरिथम लिख के देख लेना, एक बार समझ लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट एल्गोरिथम पूछ लेते हैं ये कि मतलब एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैग। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डैग एंड एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैग। ठीक है, कभी कभी एडवांटेज भी पूछ लेता है डैग के, तो यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस ही दे रखे हैं डैग के, जो हमारा क्या क्या हम ये ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिक ब्लॉक को, सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमारे एडवांटेज भी हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है पहले डैग का, फिर मैं आपको 2020 और 21 का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहला है हमारा, ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और हमें इसका डैग कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो इसका सबसे पहले आपको 3 एड्रेस कोड लिखना आना चाहिए। तो देखो हमने 3 एड्रेस कोड, पहला स्टेप क्या है, 3 एड्रेस कोड हमने लिख दिया। a प्लस बी हमने ले लिया T1 को, तो T1 को हमने C के साथ यूज कर लिया, देन हमने T1 प्लस इंटू T1 T2 कर दिया। अब हमें इससे डैग कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो डैग के लिए बहुत सिंपल है, बस पहले क्या करना है आपको, लास्ट में लीफ नोड से बनाते चलना है। तो देखो लीफ नोड में हमें सबसे पहला क्या है एक्सप्रेशन, a प्लस बी। सो a यहाँ पर आएगा b, और इसे कर देना है क्या, प्लस, और डायरेक्टेड होता है ग्राफ तो इसे डायरेक्शन दे देनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा T1 प्लस सी। सो T1 प्लस सी करना है हमें। तो T1 हमारा क्या है, ये हमारा T1 है,
देखो लिख दिया हमने T1 है ये हमारा। अब हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ, C के साथ। तो हमें यहाँ पे ऐसे प्लस करना है और यहाँ पे हमें ऐसे एरो बना देना है और C यहाँ पे लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, T1 इंटू T2 है ना। अब हमारा ये जो आया था ये हमारा T2 बन गया था और ये हमारा T1 था। अब हमें इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया और ये हमारा बन गया T3। बहुत बेसिक है डैग हमारा कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। ये आपने मतलब समझ में आ गया होगा आपको। देखो समझ में आया ना, अभी जाके कमेंट में लिखना कि समझ में आ गया है, क्योंकि मैं आगे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा तो वो आपको अपने आप करना है। तो यहाँ पर है हमारा डैग 2020 और 21 जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमारा डैग का न्यूमेरिकल था जो हमें सॉल्व करने के लिए आया था। तो सब देखो ये हमारी जो एक्सप्रेशन थी वो ऐसे थी, ठीक है। इसे हमें सबसे पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम जो रिपीटेड होता है उसे ले लेते हैं सबसे पहले, Q-R और Q-R। तो देखो Q-R को हमने क्या मान लिया, T मान लिया, T1 मान लिया। फिर हमने T2 किसे माना, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पार्ट को, T1 इंटू S, तो हमने ये T2 मान लिया। फिर हमने T3 मान लिया, इस वाले पार्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा एक ये पार्ट बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो देखो हमने ये, फिर हमने इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, फिर हमने इसको ऐड कर दिया इसके साथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 एड्रेस कोड इसका काफ़ी ईजी था। अब हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये कंस्ट्रक्ट कैसे करना है हमें, ये देखो कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ साथ के साथ। पहला स्टेप क्या है हमारा, Q-R। तो पहला स्टेप हमारा माइनस Q एंड R। तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। साथ में साथ करते चलना तो बहुत इजी रहेगा आपको आगे। और नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है T1 को S के साथ। तो देखो ये हमारा T1 था, हमने ये T1 को S के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बस जैसे कि पहले किया था बिल्कुल वैसे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, P को मल्टीप्लाई करना है T1 के साथ। तो देखो हमने P को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ये हमारा जो टोटल T1 था, ये वाला जो T1 था इसको हमें यहाँ पे लिखना है और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, T को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, T3 और T2 को प्लस करना है। तो देखो T3 क्या है हमारा, T3 हमारा ये, ठीक है। और हमारा T2 क्या है, T2 हमारा पहले वाला था, T2 हमारा ये क्या है, T1 इंटू S। तो T1 इंटू S, ठीक है। ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है, ओह सॉरी ये हमारा T2 है और ये हमारा T3 है। तो देखो अब इन्हें ऐड करना है। तो हमें बिल्कुल देखो ये वाला सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये वाले में से हमने ये वाला पार्ट लिया T2 का और यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा रिपीट हो रहा है तो हमने दोनों को इसको कनेक्ट कर दिया, देखो है ना। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें इसे क्या करना है, परफॉर्म एडिशन परफॉर्म करना है T3 और T2 में। T3 हमारा ये वाला था, T2 हमारा ये वाला था, हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। मतलब ये वाली देखो, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट इसमें रिपीट हो रही है, तो हम एक ही बार यूज करके इसे यहाँ पे लिख देंगे और परफॉर्म कर देंगे प्लस का, ठीक है, साइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा P प्लस T4। अब जो हमारा ये है ना, इसे प्लस करना है T4 के साथ। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये हमारी ऐसा भी हो सकता है, देखो ये वाली सही है, बिल्कुल सही है ये वाली, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत लोग क्वांटम वगैरह में से क्वेश्चन में आंसर देखते हैं और क्वांटम बहुत ज़्यादा गलत आंसर देती है, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, और फिर कमेंट करते हैं कि आपका ये वाला आंसर मैं क्वांटम से मैच किया, ये वाला सही नहीं है ये वो। पर क्वांटम देखो गलत आंसर बहुत सारे देती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे गलत होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गलत होते हैं। न्यूमेरिकल थ्योरी हमारी सही होती है क्वांटम के अंदर। अब देखो इसका हमारा एक और बन सकता है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम P ना बनाएं और P की जगह हम डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर दें। सो देखो ये भी सही है, हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ये भी सही है, और हमने ये बना लिया तब भी सही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमारे किसी क्वेश्चन के हमारे 2 या 3 आंसर होते हैं, लेकिन वो सारे सही भी होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ये आपको खुद करना है। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसका मैंने 3 एड्रेस कोड आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपको बस इसका डैग आपको अपने आप बनाना है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन देखा है तो आप आराम से ये वाला डैग बना लोगे। बस इसके अंदर ये याद रखना कि ये वाला जो C माइनस C है इसे साथ में मत ले लेना, इसे ऐसे अलग अलग लेना, माइनस और C, ठीक है। अब आपको ये डैग बना के कमेंट में बताना है कि आपका डैग बन गया है। अगर नहीं बनता है तो वो भी बताना है, क्योंकि मैं
टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा अगर किसी का भी कमेंट आया कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, मतलब कि हमारी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सब कंप्लीट हो गई है। देखो मैंने 4 दिन के अंदर 5 यूनिट कंप्लीट कर दी मेरे कॉलेज ने पूरे सेमेस्टर में नहीं करी थी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए। और आगे भी स्टडी का कंटेंट आता रहेगा, जो भी अगर आपको मटेरियल चाहिए या फिर जिस हिसाब आपको वीडियो चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की, आपको उसे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अगर बना पाया। और जैसा भी आपको एक्सप्लेनेशन लगा आपको कमेंट कर देना, और जिस कॉलेज से आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट कर देना। बेस्ट ऑफ लक, होप कि पेपर अच्छा है जितना हमने समझाया है। मतलब मैंने सब कुछ कवर तो कर ही दिया है, पर इससे भी अगर बाहर आता है तो सिलेबस के बाहर ही आएगा पेपर, अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज़ में।